तो ये है हमारा चैप्टर 8 अर्थमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ। तो यहाँ पर जब भी हमारा कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा या कोई भी न्यूमेरिक डेटा हम जब किसी ग्राफ पेपर पे डिनोट करते हैं तो उस डेटा को ही कहा जाता है ग्राफ। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई ग्राफ पेपर है, उस ग्राफ पेपर में कोई डेटा मैं प्रेजेंट कर रही हूँ तो ये जो बनेगा उसे ही हम कहेंगे ग्राफ। अब यहाँ पे क्या होता है, कई सारे न्यूमेरिक डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। तो कोई भी न्यूमेरिक डेटा को मैं यहाँ पर प्रेजेंट करूंगी तो ये क्या दिखाएगा, आपका अर्थमेटिक वैल्यू। अब इसी अर्थमेटिक वैल्यूज मतलब डेटास को जब मैं कनेक्ट कर दूंगी तो जो ग्राफ या लाइन बनेगी उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। ओके, तो यहाँ पर आपके कुछ वेरिएबल्स दिए गए होंगे जैसे कि मार्क्स हो गए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, तो उसी के ही मैंने कुछ पॉइंट्स कर दिए। जैसे मान लो पहले साल पे सेल्स इतनी थी, फिर इतनी थी, फिर यहाँ गई, ऐसे करके मैंने प्लॉट किए। तो जो भी डेटास को मैं से ज्वाइन करती जाऊंगी, मर्ज करती जाऊंगी, तो जो लाइन बनेगी उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक लाइन ग्राफ या फिर टाइम सीरीज। अब जनरली जब हम इस डेटा में प्रेजेंट करते हैं या ऐसा कुछ ग्राफ बनाते हैं तो उसकी एक्स एक्सिस पे रहती है टाइम हमेशा ही, मतलब मोस्टली यहाँ पे नीचे रहेगा टाइम और यहाँ पे आपका रहेगा वेरिएबल। अब वो वेरिएबल हो सकता है कि मार्क्स हो सकता है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, प्रोडक्शन सेल हो या कुछ भी हो, लेकिन एक्स एक्सिस में क्या होगा, टाइम। तो हम ये देख रहे होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में क्या डेटा रहा है। जैसे जनवरी में कितनी सेल्स हुई थी, जनवरी फरवरी मार्च या 2018 19 20 ऐसे कंपेयर करेंगे। तो इसीलिए हम ये जो ग्राफ बनेगा इसका दूसरा नाम क्या होगा, टाइम सीरीज ग्राफ। ओके, अब जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो ये आपने पहले कई बार पढ़ा होगा कि जो ग्राफ के 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट पहला जिसमें पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है, मतलब एक्स एक्सिस में भी पॉजिटिव फिगर, यहाँ पे भी पॉजिटिव फिगर। क्वाड्रेंट 2 जिसमें एक्स एक्सिस के नेगेटिव और वाई के पॉजिटिव, तो ये माइनस प्लस होता है, ये साइड माइनस माइनस होता है और ये होता है प्लस माइनस। तो टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। यहाँ पर ये जो इनका मर्जिंग पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो चाहे आप इस क्वाड्रेंट पे कुछ लोकेट करो तो भी आप यहाँ से लोकेट करना शुरू करेंगे, चाहे आप इस क्वाड्रेंट में भी शुरू करो तो आप यहाँ से लोकेट करना शुरू करेंगे। तो ये पॉइंट क्या होता है, आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसके बाद आपकी दो जो ये बोल्ड लाइन्स दी गई हैं, यहाँ पे कई सारी आपको लाइन्स दिख रही होंगी, पर ये दो आपको बोल्ड लाइन्स दिख रही हैं। ये जो बोल्ड लाइन्स है दोनों, इनको हम कहते हैं एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसे हम कहते हैं एब्सिसा, और ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है ये एक्स, जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, आप इसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। तो ये एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस जो है वो एब्सिसा है और जो वाई एक्सिस है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। चलिए, इसके बाद है फिर आपका यही सारी चीजें मेंशन है कि जो आपका हर एक पार्ट होता है क्वाड्रेंट का, उस मतलब हर एक जो पार्ट होता है उसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं, उसमें एक्स और वाई पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव यही सब आपका मेंशन है। इसके बाद है जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसको बनाते वक्त आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो पहला आपका होता है हेडिंग। तो आपने अगर कोई ग्राफ बनाया हुआ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप उसकी हेडिंग दें। आपको बताना चाहिए कि ये जो आपने ग्राफ है ये क्या डिनोट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे आप मार्क्स डिनोट कर रहे हैं तो आपको देना चाहिए ऊपर हेडिंग की ये मार्क्स ऑफ क्लास 12th, मार्क्स ऑफ क्लास 11th, इस तरह की कोई हेडिंग दी होनी चाहिए। अब वो जो हेडिंग होनी चाहिए वो बहुत ही शॉर्ट और सिंपल होनी चाहिए और वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, मतलब आपके पूरे ग्राफ को वो एक्सप्लेन कर पाए कि वो किस बारे में है, ऐसी हेडिंग होनी चाहिए। उसके बाद है चॉइस ऑफ स्केल। अब देखो ये पॉसिबल नहीं है कि अगर मान लो मैं सेल्स दिखा रही हूँ तो सेल्स आपकी लैक्स में जाएंगी, करोड़ में जाएंगी, तो उतना ज़्यादा मैं इस ग्राफ को बड़ा बनाऊँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ये बताना पड़ता है कि यहाँ पे एक बॉक्स में 1 सेंटीमीटर में कितना डेटा शो कर रही हूँ। तो मान लो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का मतलब है 1 या 10,000 यूनिट्स या फिर 1 लाख रुपए। तो ऐसा कुछ भी डेटा अगर है तो मुझे बताना चाहिए कि जो एक बॉक्स है वो क्या डिनोट कर रहा है, उसका क्या स्केल है। तो ये मुझे यहाँ पे मेंशन कर देना चाहिए। इसके बाद है प्रपोर्शन ऑफ एक्सिस। तो यहाँ पर आप जो ग्राफ बनाते हो तो जनरली ऐसा माना जाता है कि जो आइडियल रेशियो होता है वो होता है 1.5:1। 1.5:1 मतलब जब भी आप एक्स एक्सिस बनाओगे तो वो 1.5 टाइम्स होनी चाहिए देन योर वाई एक्सिस। इसका मतलब ये कि अगर आपने अपने वाई एक्सिस को 10 सेंटीमीटर बनाया है तो एक्स एक्सिस को आपको 15 सेंटीमीटर बनाना चाहिए। तो जो आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का रेशियो है वो 1.5:1 का होना चाहिए। इसके बाद है मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स। यहाँ पे
जनरली आपको पहले तो ये क्वाड्रेंट डिसाइड करना है कि कौन से वाले क्वाड्रेंट पे आपका डेटा आएगा। तो अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ रहा है, मतलब अगर आपका जैसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं ऐसे, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि 1 2 3 4 इन चारों में से कौन से वाले क्वाड्रेंट पे आपको डेटा प्रेजेंट करना है। अगर आपके सारे डेटास यहाँ पे आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ रहे हैं, तो इसकी साइज आप जनरली थोड़ी सी ऐसे बड़े रखेंगे। तो पहले वाले की साइज आप बड़ी रखेंगे। इसके बाद एक्स एक्सिस में जब आप प्लॉट करना शुरू करेंगे तो वो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और वाई एक्सिस में फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो मान लो कोई डेटा है तो वो कुछ ऐसे इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। तो अगर आप ऐसे मूव करेंगे तो लेफ्ट टू राइट करेंगे, ना कि राइट टू लेफ्ट। और आप यहाँ वाई एक्सिस में बॉटम टू टॉप जाएंगे, ना कि टॉप टू बॉटम। ओके, चलिए, तो ये आपका मेथड हो जाएगा। इसके बाद है लाइंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जनरली अगर आप एक ग्राफ में बहुत सारी चीज़ें को प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे आप इसी में ही दिखा रहे हैं कि प्रोडक्शन कितने का हुआ, सेल्स कितने का हुआ और प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आपने 3-4 चीज़ें एक ही ग्राफ में दिखाई है। और एक्स एक्सिस में तो हमेशा टाइम ही रहेगा, है ना। तो अलग अलग टाइम पीरियड पे कितना प्रोडक्शन, सेल और प्रॉफिट हुआ आप ये दिखा रहे हैं। तो आप इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, अलग अलग लाइन्स को यूज़ करेंगे ताकि समझ में आए कि ये क्या डेटा है। मतलब जैसे अगर मैंने ये बताया प्रोडक्शन, तो इसको मुझे नाम देना पड़ेगा पी। फिर मान लो ये है आपकी सेल्स, तो वही थोड़ा सा अलग बनाऊंगी। और फिर मेरा प्रॉफिट है अगर, तो उसे थोड़ा सा अलग तरीके से ड्रॉ करूंगी। ओके, तो आपकी तीनों लाइंस में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज अगर मैंने सारी लाइंस को सेम बना दिया, इसको भी वैसा बनाया, इसको भी वैसे बनाया, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको ये आइडेंटिफाई करने में थोड़ा मुश्किल होगा कि कौन सा प्रोडक्शन है, कौन सा सेल्स है और कौन सा प्रॉफिट है। तो जो भी आप अलग अलग डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं उसको आपको अलग अलग लाइन से प्रेजेंट करना है, और जो आप अलग अलग लाइन से आपने प्रेजेंट किया है वो लाइन्स आपको ऊपर मेंशन भी करनी है। तो मान लो आपको यहाँ पे बताएंगे कि जो ये स्ट्रेट लाइन है ये सेल्स को प्रेजेंट करती है, और जो डॉट 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 गया हुआ है ये प्रोडक्शन को करता है, और ये जो ऐसा गया हुआ है वो आपका प्रेजेंट करता है प्रॉफिट। ओके, चलिए, फिर है आपका टेबल ऑफ डेटा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका ग्राफ ही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है कि वो पूरी इंफॉर्मेशन कन्वे कर पाए, तो आपको उसके साथ, उस ग्राफ के साथ आपको टेबल ऑफ डेटा भी मेंशन कर देनी चाहिए। ये आपकी ग्राफ को वेरीफाई करने में भी हेल्प करती है। तो मान लो अगर सिर्फ ये डेटा, अगर आपको सिर्फ ग्राफ दिया हुआ है और आपको लग रहा है कि ये सिर्फ इनफ नहीं है, इससे शायद आप कंज्यूमर को पूरा कुछ समझ नहीं आएगा, तो इसके सामने आपको ये टेबल भी बनाकर दे देनी चाहिए कि इतना प्रोडक्शन था, इतना सेल्स था, इतना प्रॉफिट था, डिफरेंट टाइम ईयर्स, मतलब डिफरेंट टाइम पीरियड में। तो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में कितना परचेज था, कितना प्रोडक्शन था, कितना सेल था, कितना प्रॉफिट था, ऐसी टेबल होगी और फिर ये ग्राफ होगा। तो अब यूजर को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्या सिचुएशन चल रही है। इसके बाद है यूज ऑफ फॉल्स लाइन, या जैसे हम पहले किंक बोला करते थे वो। ओके, तो अगर आपको लग रहा है कि इस जीरो में और स्टार्टिंग फिगर में बहुत बड़ा गैप है, और उसके बाद फिर सारे फिगर्स में उतना गैप नहीं है, जैसे यहाँ पर डेटा आपके पास दिया गया है 0, उसके बाद फिर दिया हुआ है 10,000, उसके बाद दिया हुआ है 11,000, 12,000, 13,000। ओके, तो यहाँ पर 0 और 10,000 के बीच में बड़ा गैप हो गया, लेकिन उसके बाद जो गैप है वो कितने का है, 1,000 का है। तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप यहाँ पर 0 से लेकर 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 करके 10,000 तक ले जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ 0 बनाओगे और फिर एक फॉल्स लाइन क्रिएट करोगे। अब फॉल्स लाइन आपकी ऐसी भी हो सकती है और फॉल्स लाइन आपकी ऐसी भी हो सकती है, तो ये आपकी मर्जी है आप कैसे बना दो। ये फॉल्स लाइन का मतलब क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पे 0 से शुरू किया, फिर आप इस फॉल्स लाइन को यूज करके डायरेक्टली 10,000 से शुरू कर सकते हो। तो 10,000 पर फिर 11,000, 12,000, 13,000। तो आपके जो भी आपने डेटा मेंशन किया है उसमें 0 और 10,000 के बीच में बहुत बड़ा गैप है, तो उसको आप प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे फॉल्स लाइन का यूज करेंगे, और उसके बाद फिर वो फिगर्स वैसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ये कब यूज किया जाता है, जब वो आपके जो डिफरेंस होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू और 0 में वो बहुत ज्यादा होता है, और बाकी सबके बीच में जो डिफरेंस है वो उतना ज्यादा नहीं है, तो 0 और फर्स्ट वैल्यू के बीच में फॉल्स लाइन का यूज किया जाता है। अच्छा, ये फॉल्स लाइन आपकी वाई एक्सिस में भी हो सकती है और एक्स एक्सिस में भी हो सकती है। चलिए, फिर आपका आता है टू ड्रॉ अ लाइन और कर्व। तो यहाँ पर आप जो भी डेटा आपने प्रेजेंट किया है एक ग्राफ में, जब आप उसे ज्वाइन करेंगे तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी आपकी लाइन बन रही है उसकी विड्थ सेम रहे, है ना। तो जिसकी मान लो कि मैंने पूरी लाइन बनाई है,
तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं तो बहुत मोटी है, फिर कहीं बहुत ही पतली है, फिर कहीं अचानक से बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है। तो इस तरीके की लाइन नहीं होनी चाहिए। तो जो भी आप लाइन बना रहे हो वो यूनिफॉर्म विड्थ की होनी चाहिए अक्रॉस द लेंथ। ओके, तो आपके ये रूल्स हो जाएंगे। हेडिंग देना जरूरी है, स्केल मेंशन करना पड़ेगा, प्रपोर्शन 1.5:1, लेफ्ट टू राइट एक्स एक्सिस में और बॉटम टू टॉप वाई एक्सिस में। डिफरेंट तरीके की लाइन आपको प्रेजेंट करनी है। अगर डेटा बहुत सारे हैं तो टेबल ऑफ डेटा आपको उनके साथ ही देना है ताकि उस ग्राफ का वेरिफिकेशन हो पाए। फर्स्ट लाइन का यूज करना है अगर जीरो और फर्स्ट नंबर के बीच में बहुत बड़ा गैप है तो। और टू ड्रॉ अ लाइन और कर्व, तो लाइन को ड्रॉ करोगे तो उसकी विड्थ सेम रखनी है। अब इसके बाद आता है वन वेरिएबल ग्राफ और बाय वेरिएबल या मल्टी वेरिएबल। तो यहाँ पे वन वेरिएबल ग्राफ क्या होता है, अलोंग विथ द टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड के अलावा या टाइम पीरियड के साथ अगर आपको कोई एक ही तरीके का या एक ही कैरेक्टरिस्टिक का डेटा दिया गया है तो तब क्या बनता है, उससे आप क्या कहते हैं, वन वेरिएबल ग्राफ। तब जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, वन वेरिएबल ग्राफ। तो यहाँ पे आपके पास टाइम पीरियड तो दिया ही रहेगा, टाइम पीरियड के अलावा जो यहाँ पे आपको वेरिएबल दिया है वो एक ही है, सिर्फ प्रोडक्शन ही दिया है। तो अब आप जो लाइन बनाओगे वो एक ही बनेगी, यहाँ पे टाइम पीरियड और यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन। तो जो लाइन बनाओगे वो एक ही तरीके की एक ही लाइन बनेगी, तो इससे आप क्या कहेंगे, वन वेरिएबल ग्राफ। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो टाइम पीरियड दिया है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये आप शो करेंगे कहाँ पे, एक्स एक्सिस में। ओके, तो यहाँ पे आपका रहेगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। और यहाँ पे आपका रहेगा प्रोडक्शन, यहाँ पे आपका जैसे 5 7.5 10 और ये 15 तक मैक्सिमम गया है, तो आप पर भी आप 5 10 15 और 20 का गैप ले सकते हैं। अब यहाँ पे पहला जो डेटा है जनवरी में 5 था, तो जनवरी में 5 एक डॉट आ जाएगा। फिर फेब में 7.5 है, तो फेब में 7.5 समथिंग कुछ 5 और 10 के बीच में आएगा। इसके बाद फिर मार्च में अगेन 5 हो गया है। फिर अप्रैल में ये 10 है। इसके बाद फिर मई में 12.5, तो 10 और 15 के बीच में समथिंग आएगा। इसके बाद फिर जून में 15 ही है, तो समथिंग कुछ यहाँ। तो ये जो आपने डेटास को ज्वाइन करके ये जो लाइन बनेगी अर्थमेटिक लाइन ग्राफ होगी। और ये जो आपने लाइन बनाई वो एक ही लाइन बनी, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, वन वेरिएबल ग्राफ। ओके, तो ये समथिंग कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने कोई भी फर्स्ट लाइन का यूज नहीं किया क्योंकि जीरो और फर्स्ट वैल्यू के बीच में बहुत बड़ा गैप नहीं था। पर अगर ये गैप ज्यादा होता तो हम फर्स्ट लाइन का यूज करते। तो एक वैसा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक तो टाइम पीरियड है ही, टाइम पीरियड के साथ आपके साथ जो वैल्यू दी गई है वो है एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 600, फिर 640, 670, 780 और 900। तो यहाँ पे 6 से 900 के बीच में तो ज़्यादा कुछ गैप नहीं है, पर 0 से 600 के बीच में बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब आपका कर्व बनाएंगे तो यहाँ एक्स एक्सिस में आपका टाइम पीरियड रहता है, तो ये जो आपका एक्सपोर्ट दिया गया है एक्सपोर्ट्स, ये आपके वाई एक्सिस में रहेंगे। अब यहाँ पे जीरो और फर्स्ट फिगर के बीच में क्योंकि बहुत बड़ा गैप है, तो यहाँ पर आपकी क्या बन जाएगी, फर्स्ट लाइन। अब फर्स्ट लाइन बनने के बाद आपका जो पहला डेटा है वो कहाँ से शुरू होगा, 600 700 800 900 एंड सो ऑन। ओके, एक मिनट हम इसको अलग से बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपका टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पे आपके एक्सपोर्ट रहेंगे। ओके, यहाँ पर फर्स्ट लाइन बनेगी। अब जो पहला डेटा है आपका वो 600 है, फिर 7 8 9 और फिर 1000 हो जाएगा। ओके, अब आपके जो मंथ्स दिए गए हैं या ईयर्स दिए गए हैं 2014 15 15 16 16 17 और 17 18, तो ये सारे ईयर्स जो है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे और उसके बाद फिर आप लोकेट करना शुरू करेंगे ऐसे। ओके, तो ये आपका फर्स्ट लाइन यहाँ पे हो जाएगा और उसके बाद फिर जो डेटास है वो आप सारे प्रेजेंट करना शुरू कर देंगे। तो जीरो और फर्स्ट फिगर के बीच में जब बहुत बड़ा गैप होता है तो इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट लाइन का यूज होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या था, वन वेरिएबल ग्राफ। अब आपका टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ। तो टू वेरिएबल ग्राफ क्या आते हैं, जब टाइम पीरियड के अलावा या अलोंग विद द टाइम पीरियड
अगर आपके पास दो डेटाज मेंशन होते हैं या दो कैरेक्टरिस्टिक के डेटा मेंशन होते हैं, दो वेरिएबल्स मेंशन होते हैं, तो तब आपका जो ग्राफ बनेगा वो होता है टू वेरिएबल या मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ। तो यहाँ पे जैसे आपके पास टाइम पीरियड है मंथ, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसमें आपका प्रोडक्शन भी दिखाया गया है, सेल्स भी दिखाया गया है। तो अलॉन्ग विद द टाइम पीरियड दो अलग अलग वेरिएबल्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेंगे वो दो बनेंगे। तो ऐसे हम ग्राफ को बोलते हैं टू वेरिएबल ग्राफ, या फिर अगर दो से ज्यादा वैल्यूज होती है तो हम कहते हैं मोर देन टू, है ना, थ्री वेरिएबल, फोर वेरिएबल, फाइव वेरिएबल ग्राफ, इस तरह से। तो जैसे यहाँ पर आपके पास टाइम पीरियड जो है वो तो एक्स एक्सिस में ही होगा, तो जो टाइम पीरियड दिया गया है वो तो आप यहीं पर ही शो करेंगे। अब बाकी जो प्रोडक्शन और सेल है, ये प्रोडक्शन यहाँ पर होगा और सेल्स भी यहीं पर होगा। तो एक लाइन आप स्पेसिफाई कर देंगे कि ये लाइन प्रोडक्शन के लिए, मान लो ये वाली लाइन है प्रोडक्शन के लिए, और दूसरी लाइन जो आपकी डॉट 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 करके जाएगी ये क्या हो जाएगी, सेल्स के लिए। ये आप यहीं पे स्पेसिफाई कर देंगे। अब जब भी आप लोकेट करेंगे प्रोडक्शन, जैसे 5, फिर 7.5, फिर 5, 10, 12.5, 15, ऐसा आपने मेंशन किया, तो ये जो आपकी लाइन होगी ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन। फिर आप इसके बाद सेल्स मेंशन करेंगे 7.5, फिर 10, इस तरीके से ये जो लाइन जाएगी ये क्या हो जाएगी, सेल्स। तो ये प्रोडक्शन और ये सेल्स, ओके, इस तरह से। तो आपके यहाँ पे टाइम पीरियड रहेगा मंथ, और यहाँ पे आपका प्रोडक्शन और सेल्स दोनों रहेगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च में जितना भी आपका प्रोडक्शन था वो आपने मैच किया, उसे फिर आपने ज्वाइन करके ग्राफ बना दिया। फिर आपने सेल्स के लिए वैसे ही किया, पर लाइन जो है वो डिफरेंट चूज की, और यहाँ पे आपने स्केल्स मेंशन कर दिए कि ये जो लाइन है वो प्रोडक्शन के लिए है और डॉट 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 जो है वो सेल्स के लिए है। फिर आपके कुछ और रूल्स बताए गए हैं ग्राफ डायग्राम वगैरह को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, लगभग वैसे ही होंगे जो हमने इससे पहले देखे थे। सबसे पहला है कि जो आपका डायग्राम होना चाहिए वो सुइटेबल साइज का होना चाहिए। तो आपने जो ग्राफ बनाया है वो ऐसा बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो जो आप ग्राफ बना रहे हैं वो यूनिफॉर्म साइज का होना चाहिए, जिसमें सारे डेटास प्रेजेंट हो पाए। फिर वही इसकी प्रॉपर एक हेडिंग होनी चाहिए। तो जो हेडिंग है वो सिंपल, शॉर्ट और सजेस्टिव होनी चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, कि हम उससे पढ़कर हमें ये समझ में आ जाए कि वो जो ग्राफ है वो क्या डिनोट करना चाह रहा है, क्या इसमें प्रोडक्शन है, सेल्स है, मार्क्स है, कौन से ईयर्स के हैं, ये सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए हेडिंग देखकर। ओके, और वो हेडिंग में से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं यूज होने चाहिए, शॉर्ट, सिंपल और इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए। फिर है आपका इसमें प्रॉपर साइज का, प्रॉपर स्केल का चूज करना, मतलब यहाँ पे जो आप स्केल्स इंडिकेट कर रहे हो वो प्रॉपरली डिटरमाइंड होने चाहिए। तो मान लो 1 सेंटीमीटर में या एक बॉक्स में कितना आ रहा है, मतलब 600 यूनिट्स है, 1000 रुपीज है, या 10 मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो आपको बताना चाहिए। जैसे आपने कोई ग्राफ बनाया, यहाँ पे आप मार्क्स दिखा रहे हो, तो 10, 20, 30। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में या एक बॉक्स में आप कितने मार्क्स दिखाने की कोशिश कर रहे हो, 10 मार्क्स। तो ये क्या हो जाएगा, उसकी स्केल हो जाएगी। तो ये आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहिए कि एक बॉक्स में कितनी मार्क्स आप प्रेजेंट करना चाह रहे हो। फिर है यूज ऑफ साइंस एंड कलर्स। तो अगर आपने एक ग्राफ में डिफरेंट वेरिएबल्स को प्रेजेंट किया है, तो हर एक वेरिएबल को आपको अलग अलग कलर से या अलग अलग डिजाइन से आपको प्रेजेंट करना चाहिए। ओके, इसके बाद है आपका लेस यूज ऑफ वर्ड्स एंड फिगर्स। हम डायग्राम बनाते ही इसलिए हैं ताकि हमें एक साइड से ही समझ में आ जाए कि डेटास कितने हैं और क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब हमें चाहिए होता है कि हमें डेटास को पढ़ना ना पड़े या फिर हमें टेबल नहीं देखनी पड़े, हमें एक एट्रैक्टिव फॉर्म में समझ में आ जाए, सिर्फ ड्राइंग के थ्रू समझ में आ जाए कि डेटास ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं, तभी हम ग्राफ बनाते हैं। तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि जब आप कोई ग्राफ बनाओ तो उसमें वर्ड्स का यूज बहुत कम से कम करो, है ना। अगर हमें पढ़ना ही होता तो हम वो पढ़ लेते, टेबल पढ़ लेते, या फिर हम टेक्स्ट पढ़ लेते, हम उसे ग्राफ बनाते ही क्यों। हमने बनाया ही इसलिए ताकि हमें पढ़ना ना पड़े, तो इसीलिए आपको इसमें इंश्योर करना है कि वर्ड्स का आप यूज कम से कम करें। इसके बाद है आपको उसकी बॉर्डर बनानी चाहिए। तो अगर आपने कोई ग्राफ बनाया हुआ है तो आपको इसके आसपास इसके बॉर्डर्स को बनाना है। तो अगर आपको ग्राफ पेपर दिया होता है तो उसमें उसका बॉर्डर बना ही होता है। तो अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो आपको उसके आसपास बॉर्डर बनाना चाहिए। इसके बाद है आपका कि जो आप डायग्राम बना रहे हैं वो बहुत सिंपल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर मान लो मुझे एक ही ग्राफ में दिखाना है कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना सेल हुआ है, कितना टर्नओवर है, कितना प्रॉफिट है, कितना एक्सपेंस थे, सारी चीज़ें मुझे इसमें ही दिखाऊंगी, तो उसमें कई सारे ग्राफ नहीं बन जाएंगे, ये डॉट डॉट डॉट, फिर एक ऐसा लाइन और फिर एक ऐसी लाइन,
ऐसा करके मैंने बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट कर दी। तो इसकी वजह से ये ग्राफ क्या हो जाएगा, बहुत सारा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसे समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसमें भी अगर जो ग्राफ्स हैं वो आपस में इंटरसेक्ट ज्यादा कर रहे हैं, जैसे ग्राफ मैंने ऐसा बना दिया, अब ये ऐसा जा रहा है, या फिर कोई जो ग्राफ है वो ऐसा जा रहा है ना, फिर ये जो ग्राफ है वो ऐसा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत सारे इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेट कर देता है। तो आपको जो ग्राफ बनाना है वो बहुत सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स और फाइंडिंग नहीं होना चाहिए। कंस्ट्रक्ट करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस में आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे और वाई एक्सिस में आप बॉटम टू टॉप जाएंगे, ये हमने पहले भी देखा है। फिर आपका है स्टेटमेंट ऑफ डेटा। डेटा जिस डेटा को आप अपने ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हो, उस डेटा को आपको क्लियरली स्टेट करना है ना, तो आपको बताना है कि वो डेटा क्या है, मतलब आप सेल्स दिखा रहे हो, परचेस दिखा रहे हो, कि क्या दिखा रहे हो, और उससे प्रॉपरली पूरे डायग्राम में वो डेटा समझ में आने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आपने लोकेट किया है यहाँ पर कोई पॉइंट, तो वो क्लियरली समझ में आना चाहिए कि वो पॉइंट 5,000 पे है, 10,000 पे है, कि 15,000 पे है। इसके बाद है आपका कि जो भी ग्राफ बनेगा वो अट्रैक्टिव बनना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव वो जो लोगों को इन्फ्लुएंस करे कि वो आकर आपके ग्राफ को पढ़ें, उसको देखें कि फिगर्स कहाँ जा रहे हैं। और इफेक्टिव मतलब वो होता है जो आपको लंबे टाइम तक याद रह जाता है। जैसे अगर मैं वही कोई आपको एक टेबल बता दूं कि देखो ये प्रोडक्शन है डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के, तो वो आपको उतना याद नहीं रहेंगे। पर अगर मैं उसका एक ग्राफ बना के आपको दिखा दूं कि ऐसा गया था, तो हो सकता है कि ग्राफ आपको देखकर लंबे टाइम तक याद रह जाए कि हाँ पहले बढ़े थे, फिर कम हुए थे, फिर बढ़े थे, तो वो इफेक्टिव हो जाता है। तो जब आप कोई ग्राफ डेटा को पढ़ते हो तो वो इफेक्टिव नहीं है, पर ग्राफ हम क्यों बनाते हैं, ताकि वो इफेक्टिव भी हो और अट्रैक्टिव भी हो। चलिए, फिर है आपका इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के मेरिट्स क्या हो जाएंगे। सबसे पहला मेरिट है कि ये सिंपल होता है और अंडरस्टैंडेबल होता है। तो अगर आपको कोई भी बहुत मुश्किल से मुश्किल भी कोई स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है या कुछ मुश्किल नंबर्स भी हैं आपके पास, तो उसे भी आप इस डायग्राम की हेल्प से या ग्राफ की हेल्प से बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडेबल बना सकते हो। इसके बाद है लास्टिंग इम्पैक्ट, मतलब वही, इसको अगर आप देखोगे तो ये आपके रीडर्स के माइंड में बहुत लंबे टाइम तक ही बैठ जाता है। तो अगर आपने कोई ग्राफ बनाया है तो उसका क्या डायरेक्शन था, पहले बढ़ा था कि कम हुआ था, कितना बढ़ा था कितना कम हुआ था, ये आपको देखकर लंबे टाइम तक याद रह जाता है। जबकि वही फिगर्स जब आप पढ़ते हो या फिर आप टेबल में देखते हो तो आपको वो याद नहीं होता। फिर है, इस ग्राफ को समझने के लिए आपको कुछ अलग से ट्रेनिंग या स्पेशलाइज्ड नॉलेज की कोई जरूरत नहीं होती है ना। तो आपको अगर कोई लेमैन है बिल्कुल, या फिर बिल्कुल जैसे जिसने बिल्कुल भी कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, वो भी इस ग्राफ को देखकर समझ सकता है कि ये इंक्रीज हो रहा है। और वही मैंने कोई ग्राफ बनाया है ये, तो ये आप देखकर ही बता सकते हो कि ये डिक्रीज हो रहा है। कोई ग्राफ बताया है मैंने ऐसा, तो आप आराम से बता सकते हो कि पहले इंक्रीज हुआ होगा, फिर डिक्रीज हुआ होगा, फिर इंक्रीज हुआ है। तो इसको समझने के लिए आपको कुछ अलग से ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती है। इसके बाद है ये एट्रैक्टिव और इफेक्टिव मीन्स है। एट्रैक्टिव मतलब ये लोगों को, अगर कोई टेबल रखी हुई है जिसमें बहुत सारे डेटास हैं तो लोगों को वो बोरिंग लगेगा। पर अगर कोई ग्राफ बना हुआ है तो ये लोगों को अट्रैक्ट करेगा कि लोग उसको आकर पढ़ें। और इफेक्टिव है मतलब ये जो है वो आपके रीडर्स के माइंड में एक लंबे टाइम तक रह पाता है। तो ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि जो एक पिक्चर है वो इज अ वर्थ ऑफ 1,000 वर्ड्स। तो आप 1,000 वर्ड्स लिखो और उसे फिर एक पिक्चर में दिखा दो, तो वो पिक्चर आपके 1,000 वर्ड्स को सम अप करने के लिए काफी होती है। तो एक पिक्चर इज मोर वैल्यूएबल देन द 1,000 वर्ड्स। चलिए, इसके बाद है आपको एक कंपेरेटिव ग्लैंस। तो जब आपको कोई डेटा को कंपेयर करना होता है तो वो आप बहुत आसानी से कर सकते हो थ्रू अ ग्राफ, है ना। तो वही अगर आप कोई टेक्स्ट में बताओगे कि इस साल में प्रोडक्शन इतना हुआ था जबकि सेल्स इतना हुआ था, 2014 में इतना हो गया जबकि सेल्स इतना हो गया, तो आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन वही आप अगर कंपेयर करना चाहो ग्राफ की हेल्प से तो आपको इजीली याद रहेगा कि अच्छा ये जो प्रोडक्शन थी वो सेल्स से रिलेटेड है, या जो सेल्स है वो प्रोडक्शन से ज्यादा थी, और लगभग वो इनके बीच का जो डिफरेंस रहा है वो हर साल सेम रहा है। तो ये सारी चीजें आपको देखकर ये समझ आ जाती है। तो आप दो डेटास को आसानी से कंपेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। इसके बाद है इन्फॉर्मेटिव भी होता है और एंटरटेनिंग भी होता है। तो अगर आप ग्राफ के थ्रू इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करोगे तो आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन कम स्पेस में प्रोवाइड कर देती है, और साथ में वो एंटरटेनिंग भी होता है क्योंकि इसमें अलग अलग कलर्स का यूज किया होता है, अलग अलग डिजाइन का यूज किया होता है, जिसकी वजह से ये एंटरटेनिंग बन जाता है। फिर है आप इस ग्राफ्स के हेल्प से आप एवरेजेस भी निकाल सकते हो। तो अगर आपने पहले ओजाइव्स वगैरह पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये लेस देन और मोर देन ओजाइव बनाते हैं। तो आपने कोई लेस देन ओजाइव बनाया, एक सेकेंड,
आपने कोई लेस देन ओचाइफ बनाया, फिर आपने कोई मोर देन ओचाइफ बनाया, तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या हो जाता है, मीडियन। या वैसे ही अगर आपने कोई ग्राफ बनाया जहाँ पे आप कुछ बार्स बना रहे हो, हिस्टोग्राम बना रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोड। ठीक है, तो आप आसानी से लोकेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ कि कौन सा मीडियन है, क्या मोड है। तो ये आपके लोकेशन ऑफ एवरेजेस को भी आसान बना देता है। इसके बाद है स्टडी ऑफ कोरिलेशन। तो दो जो वेरिएबल्स हैं वो किस तरीके से आपस में रिलेटेड हैं, ये भी आप ग्राफ की हेल्प से बता सकते हो। ठीक है, जैसे हम देखते हैं डिमांड ग्राफ ऐसे, तो ये क्या दिखाता है कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइसेस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो ये चीजें आप कैसे आसानी से लोकेट कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं इनके बीच का रिलेशन विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। ओके, चलिए इसके बाद है इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो इसके लिमिटेशन यूज में लिमिटेशंस में सबसे पहला है लिमिटेड यूज। तो ये जो आपका अर्थमेटिक लाइन ग्राफ है, इसे आप हर जगह पे यूज नहीं कर सकते हो। तो सिर्फ अगर आपको कुछ कंपैरिजन करना हो या फिर कोई टाइम सीरीज उसमें दी गई हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं, वरना अदर इन्फॉर्मेशन में ये इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता है। तो मुझे कोई ऐसा टाइम, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दी गई है जिसमें टाइम्स का कोई रोल है, जिसमें कुछ मंथ्स दिए गए हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के कोई डेटा दिए गए हैं, तो वहां पे ये ज्यादा यूजफुल होता है। या फिर मुझे प्रोडक्शन और सेल के बीच में कंपैरिजन दिखाना है तो ये यूजफुल होता है। तो इसका लिमिटेड यूज है, सिर्फ वहीं पर यूज होता है जब कंपैरिजन करना हो या फिर टाइम सीरीज गिवन हो। इसके बाद इसका मिसयूज भी ज्यादा किया जाता है। तो इन डायग्राम्स को मिसयूज किया जाता है आपके फॉल्स प्रोजेक्शन के लिए। तो स्पेशली जो कंपनीज होती हैं वो अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए अट्रैक्टिव ग्राफ्स का यूज करती हैं, जो सिर्फ उनके मतलब की चीजें ही कम्युनिकेट करता है, वो रियल फैक्ट नहीं दिखाता। ठीक है, तो वो सिर्फ उन्हीं आपकी इंफॉर्मेशन के सिर्फ उसी पार्ट को अट्रैक्टिव तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं जो उनके फेवर में होती है, और जो उनके फेवर में नहीं होती है उन्हें वो हाइड कर देते हैं इन द वर्ड्स। तो इसकी वजह से इनका जो ग्राफ है वो मिसयूज भी किया जा सकता है। फिर है ओनली प्रिलिमिनरी कंक्लूजन। तो ये आपको जो ग्राफ होता है उसे आप देखकर सिर्फ आप प्राइमरी कंक्लूजन पे ही पहुंचते हैं, आपको इससे फाइनल कंक्लूजन नहीं मिलता है। ठीक है, तो कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो उसमें हिडन होती है, उसको जानने के लिए आपको पूरा टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको उसमें से हिडन क्लॉज समझ में आएंगे। तो आपको ग्राफ देखकर सारी चीजें आसानी से समझ में नहीं आ सकती। ओके, तो दैट्स इट। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको ये वन वेरिएबल ग्राफ दिया हुआ है। ईयर आपका एक्स एक्सिस में प्रेजेंट होगा, फिर प्रोडक्शन आपका वाई एक्सिस में होगा, क्योंकि प्रोडक्शन 5, 8 ऐसा मैक्सिमम कहाँ तक गया हुआ है, 20 तक गया हुआ है। तो आप चाहो तो 2, 4, 6, 8 करके भी ले सकते हो, या तो 5, 10, 15, 20, 25 करके भी ले सकते हो। तो इस तरीके से आप इस डेटास को प्रेजेंट करेंगे, और फिर जो भी आपके डेटास आएंगे उसे आप ज्वाइन कर देंगे विद द लाइन। फिर आपका ये हो जाएगा टू वेरिएबल। अगेन आपकी एक्स एक्सिस में टाइम पीरियड रहेगा, वाई एक्सिस में आपकी मैन और वेमेन दोनों रहेंगे। ठीक है, तो ये मैक्सिमम आपका जा रहा है आई थिंक 22 तक या 24 तक। ओके, तो अगेन आप ये 5, 10, 15, 20 करके इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्योंकि दो अलग अलग डेटाज हैं, तो या तो आप उसे अलग अलग कलर से यूज करेंगे, ब्लू पेन ब्लैक पेन से, या तो फिर आप एक ग्राफ ऐसा बनाएंगे और आगे दूसरा डॉट डॉट करके। चलिए, इसके बाद फिर आपका यहाँ पर अगेन ये है तो दो बाय वेरिएबल, जिसमें आपको एक बार डिपॉजिट भी दिया हुआ है और इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक डेटा आप नीचे दिखा देंगे, दूसरा डेटा यहाँ पे दिखाएंगे। तो हमने कहा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे टाइम सीरीज रहती है, और पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार यहाँ पे टाइम सीरीज रहे ही। तो यहाँ पर नीचे डिपॉजिट आ गया, यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया, तो उस हिसाब से ये जो आपका डेटा रहेगा 10,000, 20, 30, 40 ये नीचे रहेगा, और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो इस साइड रहेगा। अब ये क्या दिखा रहा है, ये रिलेशनशिप दिखा रहा है। जैसे हमने डिमांड कर्व में देखा था, डिमांड में यहाँ पे प्राइसेस रहती हैं, यहाँ पे डिमांड रहती है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन बताता है कि किस तरीके से जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो डेटा क्वांटिटीज कम होती हैं, प्राइसेस कम होती है तो क्वांटिटीज बढ़ती हैं। तो यहाँ पे वो कंपैरिजन ही दिखाया जा रहा है। ओके, तो ये कैसा कर्व है, ये अपवर्ड स्लोपिंग बन रहा है ना, नीचे से शुरू हो रहा है और ऊपर को जा रहा है। और जब भी ऐसा कोई कर्व बनता है अपवर्ड स्लोपिंग, आपने मैक्रो में भी पढ़ा होगा, जब भी ऐसा कोई कर्व बनता है वो क्या दिखाता है कि दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसका मतलब जब डिपॉजिट बढ़ते हैं तो इंटरेस्ट भी बढ़ता है, डिपॉजिट कम होते हैं तो इंटरेस्ट भी कम होने लगता है। चलिए, अब यहाँ पर ये भी आपका टू वेरिएबल है, जहाँ पे एक तो ईयर है, तो ईयर आपका एक्स एक्सिस में और फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों आपके इस साइड पे दिखाए गए हैं।
तो या तो अलग-अलग कलर का यूज़ या तो अलग-अलग डिज़ाइन का यूज़। ओके, दैट्स